हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं होप करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं शुभम आप सभी का वेलकम करता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री इज फन में। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। आपने जो हम अपना प्यार दिखाया हमारे फर्स्ट वीडियो पे, जो इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए, पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका ये प्यार, ये सपोर्ट हमें हौसला देता है ताकि हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाएं, और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको सारा कंटेंट डिलीवर करूं और आप सब उसको अच्छे से समझें। तो चलिए, आज क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 है। जो लेक्चर नंबर 1 था वो एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं chapter chemical reaction and equation. So this video is presented by me. Here's my small introduction. चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में हमको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिर हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और लास्ट में हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। जो मैंने पहले सेशन में आपको 9 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे इस चैप्टर में, वो उनमें से आज हम लोग 3 टॉपिक को कवर अप करेंगे। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? तो एक ऐसा चेंज जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट हो उन सब्सटेंस से जो रिएक्ट किए थे। तो इस केमिकल चेंज को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज in which one or more substance react to form new substance with different chemical property। इसका कहने का ये मतलब है जो नए सब्सटेंस बनेंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगी पुराने सब्सटेंस जो थे उनसे। इस प्रोसेस में एटम के बीच में जो पुराने बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं और कुछ नए बॉन्ड फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करके वाटर बनाती है, और वाटर की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से। एक बात का आप सब बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि कभी भी एक केमिकल रिएक्शन में एक एलिमेंट के एटम कभी चेंज नहीं होते किसी दूसरे एलिमेंट के एटम में। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया और प्रोडक्ट में आपको कुछ ऐसा मिल जाए जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम के अलावा कोई तीसरा एटम दिखे। ठीक है, जैसे वाटर में हुआ था, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट की तो जो हमें वाटर मिला H2O, उसमें खाली H और O के एटम थे, वहां तीसरा कोई एटम नहीं। तो इस बात को आप नोट कर लेंगे कि एटम ऑफ वन एलिमेंट डोंट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। चलिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं इस फिगर को, जिसमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं एक ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल से, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन रहे हैं। तो जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये देखिए, पहले यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एक साथ कंबाइंड थे, बट इनका ब्रेकडाउन हुआ और ये 2 हाइड्रोजन के साथ जाके एक एक ऑक्सीजन कंबाइन हो गए। तो इसीलिए मैंने बोला कुछ पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और कुछ नए बॉन्ड्स बनते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में। अब हम बात करते हैं किसी ऐसे केस की जहां हम लोग एक रिएक्शन कराएं और कोई नया सब्सटेंस बने ही नहीं, तो क्या वो केमिकल रिएक्शन कहलाएगा या नहीं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, हम लोग वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग वाटर को बॉईल करके उसको एवापोरेट कर रहे हैं, तो क्या ये केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। तो जो रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व है वो है, देखिए हमने यहाँ पे वाटर को हीट किया और ये स्टीम बन गई। यहाँ इसका स्टेट बदला बस, यहाँ ये लिक्विड स्टेट में है और यहाँ ये गैसियस स्टेट में है। हमने लिक्विड स्टेट को हीट देके उसको गैसियस स्टेट में चेंज किया, लेकिन जो प्रॉपर्टी थी, जो आपका कंपाउंड था, वो यहाँ पे भी H2O है और यहाँ पे भी H2O है। जो केमिकल कंपाउंड था उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी कोई चेंज नहीं हुआ। ये वाटर था, वहां जाके वो स्टीम हो गई, दोनों का फॉर्मूला H2O ही होता है। तो यहाँ पे कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना, तो ये एक केमिकल चेंज नहीं होगा, ये एक फिजिकल चेंज है जिसमें चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर शो हो रहा है और कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा।
So boiling of water is not a chemical change, it is a physical change. For a chemical reaction, chemical change is must. वहाँ ज़रूर कोई chemical change होना चाहिए, वहाँ ज़रूर कोई नया सब्सटेंस बनना चाहिए जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी पुराने वाले सब्सटेंस से अलग हो, तब जाके वो एक केमिकल रिएक्शन कहलाता है। चलिए अब हम बात करते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। ये हमेशा एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सोडियम का रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आपको मालूम नहीं होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है। पहले वीडियो में मैंने 50 इंपॉर्टेंट कंपाउंड के फॉर्मूला बताए थे, वो जानना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ डू वॉच इट। तो इस रिएक्शन में जो सोडियम और हाइड्रोजन है, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट किया और सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया। तो ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्ट किए उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे Na और H2O ने पार्ट लिया और NaOH बनाया, तो हमारा Na और H2O मतलब सोडियम और वाटर, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं। चलिए अब देखते हैं प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, तो जितने भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं आफ्टर केमिकल रिएक्शन उनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जो भी नए सब्सटेंस बने नई केमिकल प्रॉपर्टी वाले, वो हमारे प्रोडक्ट होते हैं। ये हमेशा एरो के राइट हैंड साइड में होते हैं। देखिए यहाँ पे एक माइनर मिस्टेक है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। प्रोडक्ट हमेशा एरो के राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। तो जो पुरानी वाली रिएक्शन थी हमारी, इसमें NaOH और H2 हमारे प्रोडक्ट हैं। यहाँ हमारे NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस हमारी प्रोडक्ट है, और रिएक्टेंट क्या था, सोडियम और वाटर। अब केमिकल रिएक्शन की बात हो गई कि रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है रिएक्टेंट से। अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या चीज़ है। केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को उनके फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल, हाइड्रोजन रिएक्ट किया नाइट्रोजन से और अमोनिया बनाया, ये हमारी रिएक्शन है। अब हमने क्या किया, हाइड्रोजन का सिंबल लिखा H2, नाइट्रोजन का सिंबल लिखा N2, क्योंकि ये दोनों गैस है इसलिए हमने इसका स्टेट दिखाया ब्रैकेट में गैशियस, और जो प्रोडक्ट था वो भी अमोनिया है। अमोनिया भी एक गैस होती है, तो दैट इज NH3 गैस। तो ये जो नीचे वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शन का। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग कंबशन ऑफ मीथेन का। जब भी हम लोग मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमको देता है एज प्रोडक्ट। तो हमारे रिएक्टेंट हो गए मीथेन और ऑक्सीजन। देखिए हमने यहाँ पे मीथेन का सिंबल लिख दिया CH4, ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में। और यहाँ पे ऑक्सीजन का हो गया O2, ये आप लोग जानते होंगे। और एरो के राइट साइड में हमारा प्रोडक्ट होता है, तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो प्रोडक्ट बनी, और जो हमारा वाटर है जो कि लिक्विड स्टेट में है वो हमारा प्रोडक्ट बना। तो इस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट हैं। तो रिएक्टेंट है मीथेन और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब हम सब बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। एग्जामिनेशन पॉइंट से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट्स होता है वो हमेशा बराबर होता है सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट के। मतलब जो रिएक्टेंट्स हैं उनके मास का जो सम आएगा वो बराबर आएगा जो प्रोडक्ट्स होंगे उनके मास के सम का। या फिर अगर इसी बात को हम दूसरे वर्डिंग्स में बोले तो हम ये भी कहते हैं एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम जितना रिएक्टेंट साइड में होगा, सेम उतना ही नंबर ऑफ एटम उस एलिमेंट का प्रोडक्ट के साइड भी होगा, बिल्कुल इक्वल। और यही मेन रीजन है जो हमको केमिकल
इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। मतलब जितने नंबर ऑफ एटम हमारे रिएक्टेंट साइड में होंगे उतना ही नंबर ऑफ एटम हमारे प्रोडक्ट साइड में भी होंगे। ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो मेन रीजन बैलेंसिंग के पीछे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। आइए अब इन बातों को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। बात करते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की। तो हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस से रिएक्ट करके अमोनिया बनाती है, जिसका एक इक्वेशन होगा H2 हाइड्रोजन गैस के लिए, N2 नाइट्रोजन गैस के लिए और NH3 अमोनिया के लिए। देखिए अब इधर हमारे 2 एटम हैं नाइट्रोजन के, इधर हमारा 1 एटम है, इधर हमारे 2 एटम हैं हाइड्रोजन के, इधर 3 एटम है। तो ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। अगर हम मास ऑफ रिएक्टेंट की बात करेंगे तो इसका 28, इसका 2, ये हो जाएगा 30। और अगर हम मास ऑफ प्रोडक्ट की बात करेंगे तो इसका 14 नाइट्रोजन का और इसका 3, ये हो जाना है 17। तो क्या मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट है? मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का वायलेशन हो रहा है। लेकिन जब हम नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दोनों साइड इक्वल कर देंगे, अब ये इक्वल कैसे करेंगे? तो NH3 के आगे हम 2 लगा देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और H2 के आगे हम लोग 3 लगा देंगे, ठीक है। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। देखिए हमने क्या किया, NH3 के आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 2 इस N से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 2 इस H3 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 2N और 6S3 हो गए, यहाँ पे 2N और 6S3 हो गए, ये 3 इस H2 से मल्टीप्लाई होगा। तो टोटल 6 हाइड्रोजन एटम इधर, 6 हाइड्रोजन एटम इधर, 2 नाइट्रोजन एटम इधर, 2 नाइट्रोजन एटम इधर। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गई। अब अगर इसके मास की हम बात करें तो 2 × 3 ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 28। N2 का जो होता है मॉलिक्यूलर मास वो होता है 28। 28 + 6 दैट इज 34। अब अगर हम लोग अमोनिया की बात करें, NH3 का हमने ऊपर निकाला 17, लेकिन यहाँ हमको मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है। तो 2 × 17 इज इक्वल टू 34। अब देखिए जो मास ऑफ रिएक्टेंट था वही हमारा मास ऑफ प्रोडक्ट है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो किया। तो बैलेंसिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बैलेंसिंग हम इसलिए करते हैं ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का हम लोग प्रॉपर फॉलो कर सके, उसको प्रॉपर फॉलो कर सके। जितने नंबर ऑफ एटम हमारे रिएक्टेंट साइड है उतने ही हमको प्रोडक्ट साइड में रखने पड़ेंगे। आइए अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बैलेंसिंग में हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज करते हैं, ना कि हम लोग कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होता है, चलिए देखिए। अगर हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं AA + BB gives CC and DD, ये जो स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल d है ये एक होल नंबर है, ठीक है, ये नंबर्स हैं। और ये जो A B C D है ये हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं। स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d को ही हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। बैलेंसिंग करने में हम लोग इनको चेंज करते हैं। हम लोग A, B, C, D जो कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले होते हैं उसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं। आइए इस बात को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम लोग नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट कराएंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, जिसकी एक जनरल इक्वेशन होती है N2 + O2 gives NO। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ एक है N है, यहाँ 2 N है, यहाँ एक O है प्रोडक्ट में, यहाँ 2 O है। तो हम लोग इसको N2O2 नहीं लिखेंगे, ये फॉर्मूला बिल्कुल गलत है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग जो इसका फॉर्मूला है NO, इसके साथ हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम लोग क्या स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ 2 लगा सकते हैं, यहाँ 2 लगा सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कोई भी नंबर इसके पहले ऐड कर सकते हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग ऐड कर सकते हैं, बट इसके फॉर्मूले के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 नाइट्रोजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, तो हम लोग NO के आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ये एक करेक्ट वे है किसी इक्वेशन को बैलेंस करने का।
हम लोग हमेशा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज करेंगे, कभी भी किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, बच्चों से अधिकतर यहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं, आपको ये गलती नहीं करनी है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो आयरन प्लस वाटर गिव्स आयरन ऑक्साइड हाइड्रोजन। देखिए अब आपके एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, और अगर आपको जितना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो नहीं पता है तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, वाटर का H2O, आयरन ऑक्साइड का Fe3O4, ये मैंने कल भी बताया था। फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, तीनों मैंने बताया हुआ है। अगर आपको नहीं मालूम है आप लोग प्रीवियस वीडियो देखिए, चेक करिए, डायरेक्ट सेकेंड वीडियो पे आएंगे तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। और हाइड्रोजन गैस का H2। तो ये हो गई हमारी जनरल इक्वेशन जो बैलेंस नहीं है। अब देखिए Fe यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो हम लोग इसके आगे 3 लगा सकते हैं, ठीक है। तो Fe3 हो जाएगा O4, O यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, अच्छा ठीक। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है प्रोडक्ट में। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 1, तो हम एक 4 यहाँ लगा देंगे, तो 4 × 0 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया और आयरन बैलेंस हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हमने यहाँ 4 लगाया तो यहाँ 4 × 2 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। देखिए आप बैलेंस इक्वेशन में देखिए, अगर हम यहाँ 4 लगाते हैं तो 4 × 2 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे रिएक्टेंट में। तो अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो 4 × 2, तो यहाँ पे भी हमको एक 4 लगाना होगा। तो ये जो 3 4 4 है ये हमारे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। अभी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा बैलेंसिंग कैसे हो रही है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बैलेंसिंग के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा, उस वीडियो में हम लोग पूरी बैलेंसिंग पे बात करेंगे। उस वीडियो के बाद आपको कोई भी बैलेंसिंग में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी बस आप समझते जाइए स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन गैस को नाइट्रोजन से रिएक्ट कराया, अमोनिया बनाया, तो ये हमने पहले भी देखा है। इसको कैसे बैलेंस करना है, यहाँ हमने 3 लगा दिया, यहाँ 2 लगा दिया, ये पहले भी हो चुका है। चलिए अब आगे देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2, ऑक्सीजन का O2, सल्फर ट्राइऑक्साइड का SO3। देखिए ये बैलेंस नहीं है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 2 2 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पे अब देखिए गलती मत कीजिएगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो रिएक्टेंट में 4 और प्रोडक्ट में 3। तो हमने क्या किया, यहाँ पे SO3 के आगे 2 लगा दिया, तो यहाँ 2 सल्फर हो गए और 6 ऑक्सीजन हो गए प्रोडक्ट में। और यहाँ पे भी SO2 के सामने हमने 2 लगा दिया, तो यहाँ 2 सल्फर हो गए और 4 + 2 6 ऑक्सीजन हो गए। देखिए नीचे देखिए, यहाँ पे हमने 2 लगाया पहले, तो यहाँ 2 सल्फर हो गए और 6 ऑक्सीजन हो गए प्रोडक्ट में। अब प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग रिएक्टेंट को भी बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे 2 सल्फर हो गए और 4 + 2 6 ऑक्सीजन आइटम हो गए। थैंक यू इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ सही से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या फिर आपकी कोई भी एक्सपेक्टेशन होती है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू फुलफिल योर एक्सपेक्टेशन एंड आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट इफ़ यू विल कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू वंस अगेन वेरी मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हिट लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्लासमेट, बिकॉज यू नो, जैसा मैंने पिछले वीडियो में ही बोला था, शेयरिंग इज़ केयरिंग। जितना हम शेयर करते हैं उतना हम दूसरों की केयर भी करते हैं, ये हमारी उनके लिए केयर दिखाता है। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।